फिजिक्स क्लास में आप सभी छात्रों का आज स्वागत है। आज हम बात करेंगे समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग उसके बीच की बात करेंगे और उसके बाहर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी पहला है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित। और आप लोग ध्यान रखिएगा जी, ये डेरिवेशन खत्म होने के बाद इसमें न्यूमेरिकल भी हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, जो कि अति इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग देखिएगा, उसमें बड़ी मज़ा आएगी और देखना इसीलिए अनिवार्य है कि इसको पढ़ाते हुए भी अगर मैं उसको आगे बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं तो बात करते हैं। माना दो समांतर अनंत लंबाई की अचालक प्लेट 1 और 2 जो क्रमशः धन व ऋण आवेशित हैं, निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं। प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा से हम लोग आवेश घनत्व लिखते हैं, तो प्रत्येक प्लेट का ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जैसा कि हम जानते हैं कि अचालक सीट के कारण जो किसी प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र होता है वह E इक्वल टू द सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हम लोग अभी पिछले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं कि जो है वो किसी अचालक सीट के कारण उसके निकट विद्युत क्षेत्र कितना होता है, वह सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको ड्रा कर लेते हैं कि दो समांतर प्लेट्स किस तरीके से होती हैं। तो दो समांतर प्लेट को हम ड्रा करने जा रहे हैं। एक समांतर प्लेट ये हो गई आपकी, और एक धन आवेशित है तथा एक ऋण आवेशित है, तो दो हो गई। इस पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज बना देंगे जितने, उतने ही इस पे नेगेटिव चार्ज बना दीजिए। इस पे प्लस सिग्मा आवेश घनत्व है, इसका माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। अब मान लिया जाए कि ये समांतर प्लेट रखी हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल आर है। अब हम लोग इसके अंदर, अगर इसके अंदर कोई बिंदु P है तो प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर हो जाता है। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो जो E1 हो जाएगा वह आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी P बिंदु पर जो E2 हो जाएगा उसकी भी डायरेक्शन यही होगी कि E2 की डायरेक्शन कौन सी होगी, यही अंदर की ओर होगी, यानी उसकी प्लेट की ओर हो गई। यानी P बिंदु पर जो तीव्रता होगी वह दोनों के कारण होगी। अब अगर यहीं पर P बाहर की ओर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, तो हम लोग 1 के कारण जो तीव्रता होगी वह E1 इस डायरेक्शन में होगी और E2 माइनस ऋण आवेश के कारण, आवेशित प्लेट के कारण होगी, वह E2 इस डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं P बिंदु पर जो तीव्रता होती है E बराबर वह 0 होगी। यानी जो समांतर प्लेटें हैं और दोनों असमान आवेशित हैं, यानी एक धन आवेशित है एक ऋण आवेशित है, दोनों की प्रकृति अलग है और समान आवेश है, तब उसके बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर कोई तीव्रता नहीं होगी। यानी यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। सिर्फ और सिर्फ तीव्रता उसके मध्य बिंदु पर ही होगी, बीच में होगी उस प्लेटों के। तो बीच में कितनी अब तीव्रता होती है, आप लोगों को पता है कि E1 बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही बराबर E2 के हो जाएगा। तो हम लोग आगे की बात करते हैं कि P पर कुल तीव्रता। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो P पर कुल तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र E बराबर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी E1 प्लस E2 दोनों आ जाएंगे। अब E1 का भी मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन है, E2 का भी मान वही है आपका, तो हम रख देते हैं यहाँ पर दोनों के मान। तो सिग्मा अपान आ जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अब दो समीकरण को हम अगर अरेंज कर लें, इस समीकरण को,
तो हमारे पास जो ई है वह आ जाएगा ट्वाइस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो E इक्वल टू द सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी दो समांतर प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू द सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यानी ये बात हम लोग कहते हैं कि प्लेट्स के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये डेरिवेशन ख़त्म होता है और बाहर तो आप जानते ही हो, अभी बता चुका हूँ कि 0 होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी के आगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। इस टॉपिक से रिलेटेड यानी इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई, नीट और आईआईटी और बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना अनिवार्य है। चलिए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आ गए हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, यानी दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम को 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी दोनों धन आवेश हैं तो उसके बीच में कौन सा ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यानी मान लिया जाए ये इंग्लिश वर्जन इसका दिया गया है 2 पॉइंट चार्जेस रिस्पेक्टिवली +5 × 10⁻⁻19 और 10 × 10⁻⁻19 आर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। वह 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं। एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी 0। किस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। चलिए अब हम लोग ये अगर Q1 हमारा चार्जेज है, ये हमारा चार्जेज Q1 हो जाएगा, ये हमारा चार्जेज Q2 हो गया और R डिस्टेंस 1 मीटर है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। Q1 कितना है 5 × 10⁻⁻19। चलिए पहले हम लोग लिख लेते, इसको ड्रा कर लेते हैं डायग्राम एक शार्ट, तो उससे हमारा निकालना आसान हो जाएगा। एक अगर पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब इसके बीच की दूरी अगर ये है 1 मीटर डिस्टेंस है, मान लिया जाए कि ये अगर A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, इसके बीच में कोई O पॉइंट यहाँ पर कहीं लोकेटेड है, मैंने मान लिया जाए, तो उसकी यहाँ से दूरी अगर x है, वहाँ पर तीव्रता शून्य होगी, उसको P पॉइंट हम लोग ले लें और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी अब हो जाएगी 1 - x हो जाएगी। अगर ये x डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ तक लिया। अब हम लोग फार्मूला ये लगा लेते हैं कि 1 के कारण जो यहाँ पर तीव्रता और B के कारण Q1 के कारण और Q2 के कारण अगर तीव्रता यहाँ पर बराबर होगी तभी यहाँ पर शून्य होगी तीव्रता, क्योंकि दोनों धन आवेश हैं तो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। तो Q1 के कारण तीव्रता E1 हो जाएगी। अगर E1 बराबर E2 है P पॉइंट पर, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो। तो E1 की वैल्यू आप रख सकते हो, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 5 × 10⁻⁻19 हो गया आपका ऊपर। अपान क्या हो गया यहाँ पर x² हो जाएगा। यहाँ पर 1/E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू यहाँ पर 10 × 10⁻⁻19 दिया गया है, ठीक है, बाई यहाँ पर हो जाएगा 1 - x² होल स्क्वायर, क्योंकि 1 - x² यहाँ से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ये है आपकी। अब देखिए काटिए, ये और ये क्वांटिटी आपस में कट जाएगी, ये है 5, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 में कट जाएगा और ये पावर्स भी आपकी कट गई। अब आपके पास बचा क्या। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या बचा। वो ये बचा
कि 1/x² यहाँ पर आ गया इक्वल टू द 2/1 - x² ये बचा। अब इसको तिर्यक गुणा करके हम लोग लीनियर इक्वेशन बना लें, इसको इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आ गई इक्वेशन हमारे पास, वो ये आ गई 1 + x² प्लस माइनस ट्वाइस x हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाके वर्क कर दीजिए, ट्वाइस x हो जाएगा ये। तो अब आपका इधर क्या बचा, ट्वाइस x²। अगर समानांतर ये पक्षांतर कर लें, सेपरेशन कर लें अगर समीकरण का, तो हमारे पास ये समीकरण हो जाएगी x² प्लस ट्वाइस x - 1 इक्वल टू द 0। अब हम लोग अगर द्विघात समीकरण है तो हम इसको हल कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, तो x की वैल्यू जो 1 से नीचे आएगी उसी को हम कंसीडर करेंगे, 1 से ज़्यादा वाली वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए जब हम हल करते हैं तो हमारी जो x की वैल्यू आती है वह आ जाती है x इक्वल टू द आ जाती है पॉजिटिव वाली, वह 0.413 मीटर। तो ये इसका मतलब हो गया कि 1 से 0.413 मीटर पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन के प्रत्येक सतह पर से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। इफ 17.7 पिको कूलाम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब के रखा हुआ है, क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, साइड 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम इस सरफेस, यानी प्रत्येक सरफेस से कितना हमारा फ्लक्स निकल रहा है, यही हमारा कहा गया है। तो हमें इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें 10 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चंस ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे चल के एक क्यूब पहले हम चार्ज देखते हैं हमारे पास कितना है। तो क्यू बराबर हमारे पास है 17.7 पिको कूलाम। तो अब इसको अगर कूलाम में लिखना चाहो तो आप जानते ही हो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 17.7 × 10⁻⁻12 इतने कूलाम के बराबर ये हमारा आवेश आ जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए अब एक हम क्यूब ड्रा करके आपको दिखा देते हैं। अगर हमारे पास ये क्यूब है, जैसा कि आप लोग जानते हो क्यूब ड्रा करना बहुत आसान होता है, 2 स्क्वायर बना लीजिए और उनकी साइड्स को जोड़ दीजिए। अब ये बताइए, आप लोग जानते हो कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? क्यूब में 6 फेस होते हैं, यानी जो पटल होते हैं इसके 6 फेस होते हैं। तो जो फेस हो गए वो 6 हो गए, यानी इसके मध्य बिंदु पर अगर फ्लक्स निकल रहा है तो फ्लक्स इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, उसके नीचे भी इस डायरेक्शन में भी निकलेगा, और इधर भी बाहर भी आ रहा होगा, इसके पीछे भी निकल रहा होगा। यानी 6 फेसेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका फ्लक्स, एक समान रूप से निकल रहा होगा अगर ये मध्य बिंदु पर चार्ज रखा हुआ है। तो हमारा गॉस के प्रमेय के अनुसार निकलने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा वह फाई इक्वल टू द हो जाएगा 1/6 जितने फेस हैं उससे मल्टीप्लाई इनटू समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। सिग्मा क्यू की वैल्यू अभी आपको पता ही चल चुकी है क्या है, तो हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो फाई इक्वल टू द हो जाएगा 1/6
इंटू क्यू की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 अपान यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू 8.8 इंटू 85 इंटू 10⁻⁻12 हो गया। अब काट देते हैं, ये इससे कट जाता है, ये 1 1 जा 1 2 में चला जाता है, ये 2 आ जाएगा, तो इसको इससे काट दो, ये 3 में आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई, तो वो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, इक्वेशन में क्या क्या बचा। जो इक्वेशन में हमारे पास नेक्स्ट बचा है फाई की वैल्यू, वह हमारे पास आ गई 1/3। ठीक है, 1/3 आ गई। इतना ही फ्लक्स उसके एक फेज से निकल रहा होगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, जो कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चंस छात्रों आप खुद ही करने की कोशिश करिएगा, इसमें से देख के समझ के, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, ये है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश E इक्वल टू द 2I प्लस 3J-4K, यानी कैप नहीं लगा है, तो कैप आप लोग समझ लीजिए कि IJ के ये एक वेक्टर है, वोल्ट प्रति मीटर है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A इक्वल टू द 8J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया A इक्वल टू द 8J मीटर स्क्वायर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इतना दिया गया है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर फॉर्म में दी गई है, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर सर्वप्रथम E बराबर दिया गया है कि इतना है, और A बराबर दिया गया है 8J मीटर स्क्वायर, हमारे पास इतना दिया गया है। ये क्वेश्चन 1 है, और ये आपकी 2 हो जाएगी क्वेश्चन इसमें। चलिए अब आगे हम हल करते हैं। तो जो विद्युत फ्लक्स होता है वह एक अदिश राशि होती है, इसलिए E और A वेक्टर उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही आपका फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर E वेक्टर डॉट B वेक्टर A वेक्टर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, कितनी थी आप लोग जानते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कितनी है, 2I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक है, अब चलिए एक बार और पुनः लिख लें, तो फाई इक्वल टू द E डॉट A हो गया। अब हम लोग अगर इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये लिखते हैं 3J-4K कैप, और ये ब्रैकेट बंद डॉट A कितना है 8J। अब हम डॉट प्रोडक्ट जब पढ़ते हैं, पिछले साल भी हमने आप लोगों को 11th में ये जब वेक्टर विश्लेषण आपने पढ़ा था, तो उसमें वेक्टर एनालिसिस में कायदे से पढ़ा था, I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J के साथ गुणांक का मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट का, और K के साथ होगा। तो यहाँ पर I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अतः फाई इक्वल टू द जो हो जाएगा वो मल्टीप्लाई होकर 3 × 8, यानी ये आ जाएगा 24, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम, इतना आप यहाँ पर आ जाएगा आपका। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये IIT JEE में कई बार आ चुका है, 2 बार, एक बार IIT में, AIT पली में भी आ चुका है, और नीट में भी एक बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और बोर्ड परीक्षा में 2018 में पूछा जा चुका है।
तो E इक्वल टू द ई नॉट एक्स, यानी माना एक वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू द ई नॉट एक्स है, जहाँ पर एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, एक्स के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। चूँकि वेक्टर बनाते समय नहीं लग पाता इसलिए यहाँ पर लगा ले रहा हूँ। जहाँ ई नॉट एक नियतांक है, इस क्षेत्र के कारण चित्र में दर्शाए गए आच्छादित क्षेत्र से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी इस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा उसकी गणना करिए। तो इसमें हमारे पास दिया गया है एक डायग्राम के अनुसार हमें फ्लक्स निकालना है कि कितना फ्लक्स इससे निकल रहा होगा। ये रहा आपका डायग्राम। तो आप जानते हैं कि ये एक्स फ्लक्स पे है, तो यहाँ पर अगर रखा हुआ कोई है, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र दिया गया है वो एक्स के डायरेक्शन के ए इंटू, तो ये एक यहाँ पर क्या बना रहा है, ये एक स्क्वायर बना रहा है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी इसकी ए ही होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस जो पटल है इसका जो एरिया हो जाएगा वह हमारा ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी ए इक्वल टू द जो एरिया है इक्वल टू द ए स्क्वायर आ गया, और ई इक्वल टू द हमारे पास था ही ई नॉट के बराबर है। अगर हम फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, वह फ्लक्स फाई निकल रहा होगा। फाई इक्वल टू द ई इंटू ए हो जाता है, यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। अब हम इसको अगर हल करते हैं तो ये हमारा इधर हल कर लेते हैं हम लोग, तो ये फाई इक्वल टू द आपका आ जाएगा यह ई नॉट इंटू ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आपको लगा है कि ये क्वेश्चन कैसे हल हो सकता है, आराम से इसको क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। तो अब इसी तरीके से अगर आपके पास कोई क्यूब रखा होता है, चलिए हम आगे की ओर हम लोग थोड़ा और बात विस्तार में कर लेते हैं कि अगर कोई क्यूब रखा हुआ है, क्यूब के जैसे कि मैंने अभी चर्चा की कि ये सवाल आपके पास था कि कैलकुलेट ये उसके 30 सेंटीमीटर का आवेश का एक घन दिया गया है, क्यूब रखा है। अगर हमारे पास कोई क्यूब रखा होता, ये क्यूब है, क्यूब के किसी एक कॉर्नर पर अगर हम आवेश को क्यू रख देते, ठीक है, यहाँ पर, तो अब कहा जाता कि इसके एक फेस से प्रत्येक क्यूब के एक फेस से कितना जो है फ्लक्स निकल रहा होगा प्रत्येक फेस से। अब यहाँ जब इसके कॉर्नर पर रखते तो इसको ढकने के लिए हम लोग 1 2 हो गए, 3 और 4 हम लोग क्यूब ड्रा होते। तो जब 4 क्यूब नीचे ड्रा हो गए उतने ऊपर ड्रा हो गए, यानी इसका मतलब हो गया, और 1 2 3 फेस एक कवर कर रहा है, 3 फेस इधर हो जाएगा, 8 तियाँ क्या हो जाती, 24 फेस हो जाते। तब इसमें आपके 24 अगर फेस हो जाते एक क्यूब के, तो वो 24 फेसेस से निकल रहा होता फ्लक्स। तो जो फाई आ जाता आपका वह 1/24 टाइम्स हो जाता किसी एक फ्लक्स के, यानी Q/ε0 का 1/20 टाइम्स हो जाता। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स उसके जो है बाहर रखा हुआ है, क्यूब के किसी कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो उसके एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो हम लोग तुरंत इसके चारों तरफ 2 हो गए, उसके पीछे 2 हो जाएंगे, उसके ऊपर 4 हो जाएंगे, 4 नीचे हो गए, 4 ऊपर हो जाएंगे, तब ये कवर होगा। तो इसका मतलब ये एक कॉर्नर पर 3 फेस मिलते हैं, तो 8 या 24 फेस हो जाएंगे। तो 24 फेस से निकल रहा होगा, यानी जो फ्लक्स हो जाएगा वो फाई इक्वल टू द 1/24 टाइम्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी दिया जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म की जाती है और नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग आगे मिलेंगे। कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नियमित सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नियमित क्लास मिलती रहे। चलिए, जय हिंद।